दिल्ली सल्तनत एक शक्तिशाली साम्राज्य जिसने अधिकतर भारत पर राज किया, ने कई राजवंशों का उत्थान और पतन देखा। उनमें से सैयद वंश का एक अनोखा स्थान है। तैमूर के आक्रमण के बाद के अशांत काल से उभरते हुए सैयदों ने 1414 से 1451 तक अपेक्षाकृत कम समय तक शासन किया। अपने छोटे से शासनकाल के बावजूद सैयदों ने उत्तर भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सैयदों ने पैगंबर मोहम्मद से वंश का दावा किया, जिससे उन्हें कई लोगों की नजर में वैधता मिली। उनके संस्थापक खिज्र खान तैमूरी आक्रमण के बाद दिल्ली में सत्ता के खालीपन के बाद प्रमुखता से उभरे। खिज्र खान एक सक्षम प्रशासक ने अवसर को जब्त कर लिया और 1414 में सैयद वंश की स्थापना की। सैयद वंश के शासन ने दिल्ली सल्तनत में परिवर्तन और एकीकरण के दौर को चिह्नित किया, जबकि उन्हें अपने पूर्ववर्तियों के विशाल क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। सैयदों ने इस क्षेत्र में स्थिरीकरण की बहाली के लिए आधार तैयार किया। उनके शासनकाल ने चुनौतियों और उपलब्धियों दोनों को देखा। अंततः लोदी वंश के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। तुगलक वंश के तहत एक राज्यपाल खिज्र खान तैमूर के विनाशकारी आक्रमण के बाद एक मजबूत नेता के रूप में उभरे। आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को अव्यवस्था में छोड़ दिया था, जिसमें विभिन्न गुट सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे। खिज्र खान ने अपने प्रशासनिक अनुभव और सैन्य कौशल के साथ दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में अपनी शक्ति को जल्दी से मजबूत कर लिया। 1414 में खिज्र खान ने औपचारिक रूप से सैयद वंश की स्थापना की, रायत-ए-आला की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है उच्च के रक्षक। उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करना चुना, शायद पिछले राजवंशों की विरासत के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में। खिज्र खान ने सल्तनत में व्यवस्था और स्थिरता बहाल करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कृषि, व्यापार और वाणिज्य को पुनर्जीवित करने के लिए अथक प्रयास किया, जो तैमूरी आक्रमण से गंभीर रूप से बाधित हो गया था। खिज्र खान की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक तैमूर के पोते पीर मोहम्मद के खतरे को दूर करना था, जिसने भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। अपने क्षेत्र की सफलतापूर्वक रक्षा करके खिज्र खान ने नवजात सैयद वंश को सुरक्षित किया और अपनी प्रजा का सम्मान अर्जित किया। उन्होंने 7 साल तक शासन किया, अपने उत्तराधिकारियों के लिए सैयद शासन के विस्तार और समेकन की नींव रखी। खिज्र खान के बेटे मुबारक शाह ने 1421 में अपने पिता का उत्तराधिकारी बनाया। अपने पिता के विपरीत उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की, जो एक स्वतंत्र और शक्तिशाली संप्रभु के रूप में शासन करने की उनकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। मुबारक शाह का शासनकाल विस्तारवादी अभियानों और आंतरिक विद्रोहों दोनों से चिह्नित था। उन्हें राजपूतों, खोखरों और यहां तक कि उनके अपने परिवार के सदस्यों सहित विभिन्न तिमाहियों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मुबारक शाह के शासनकाल में सापेक्ष समृद्धि और स्थिरता का दौर देखा गया। उन्होंने विद्रोही सरदारों को अपने अधीन करने और अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कई सैन्य अभियान चलाए। उन्होंने पंजाब क्षेत्र के एक शक्तिशाली सरदार जसरात खोखर के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया। मुबारक शाह ने दोआब और संभल जैसे क्षेत्रों पर भी अपना नियंत्रण बढ़ाया, जिससे उत्तर भारत पर सैयद पकड़ मजबूत हुई। अपनी सैन्य सफलताओं के बावजूद मुबारक शाह को अपने ही दरबार के भीतर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह अपने कई रईसों को अलगाते हुए अत्यधिक निरंकुश हो गया। अपने ही वजीर सरवर उल मुल्क की हत्या करने का उनका फैसला एक गंभीर भूल साबित हुई, जिससे प्रशासन के भीतर असंतोष और अस्थिरता पैदा हो गई। खंड 4 मोहम्मद शाह और सैयदों का पतन।
1434 में मुबारक शाह की हत्या के बाद अल्पकालिक उथल पुथल के बाद मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। हालांकि उनके शासनकाल ने सैयद वंश के पतन की शुरुआत को चिह्नित किया। मोहम्मद शाह में उनके पूर्ववर्तियों के प्रशासनिक कौशल और सैन्य कौशल का अभाव था और उनका शासनकाल आंतरिक संभ्रांत और बाहरी खतरों से ग्रस्त था। मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान सैयद वंश को राजपूतों और खोखरों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अपने क्षेत्रों पर सल्तनत का नियंत्रण कमजोर पड़ने लगा और क्षेत्रीय राज्यपालों ने अपनी स्वतंत्रता का दावा किया। इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में मोहम्मद शाह की अक्षमता ने वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा को और कम कर दिया। मोहम्मद शाह के नेतृत्व में गिरावट केवल बाहरी खतरों के कारण नहीं थी। आंतरिक कलह और दरबारी साजिशों ने भी वंश को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सैयद रईस, जो एक बार सुल्तान के प्रति वफादार थे, तेजी से विभाजित और सत्ता के भूखे हो गए, जिससे सल्तनत की अस्थिरता में और योगदान मिला। खंड 5। अंतिम सैयद सुल्तान आलम शाह। सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह ने 1445 में गद्दी संभाली। उन्हें अपने पूर्ववर्तियों के कुशासन और आंतरिक कलह से कमजोर हुए राज्य विरासत में मिला। आलम शाह एक अप्रभावी शासक साबित हुआ, जिसमें सैयद वंश के भाग्य को उलटने की इच्छा शक्ति और साधन का अभाव था। आलम शाह के शासनकाल के दौरान सैयद सल्तनत काफी सिकुड़ गई, जिसका अधिकार दिल्ली के आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित था। पंजाब के गवर्नर बहलुल लोदी जैसे महत्वाकांक्षी रईसों के हाथों में वास्तविक शक्ति होने के कारण सुल्तान का अधिकार नाममात्र का था। सैयद वंश की कमजोरी को पहचानते हुए बहलुल लोदी ने धीरे धीरे अपनी शक्ति और प्रभाव का विस्तार किया। उसने अन्य अफगान सरदारों के साथ गठबंधन किया, सल्तनत में खुद को सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में मजबूत किया। 1451 में बहलुल लोदी ने दिल्ली पर चढ़ाई की और आलम शाह को पदच्युत कर दिया, जिससे सैयद वंश के 37 साल के शासन का अंत हो गया। खंड 6। सैयद वंश का पतन और लोदियों का उदय। 1451 में सैयद वंश का पतन दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक युग के अंत का प्रतीक था। खिज्र खान के नेतृत्व में स्थिरता के वादे के साथ जो शुरू हुआ, वह अधिकार के विघटन और क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के साथ समाप्त हुआ। सैयद वंश के पतन में कई कारकों ने योगदान दिया, जिसमें कमजोर शासक, आंतरिक संघर्ष और बाहरी खतरों का पुनरुत्थान शामिल था। सैयद पैगंबर मोहम्मद से वंश के अपने दावों के बावजूद एक मजबूत और स्थायी वंश स्थापित करने में विफल रहे। अपनी शक्ति को मजबूत करने में उनकी अक्षमता उनके आंतरिक विभाजनों के साथ मिलकर ने उन्हें बहलुल लोदी जैसे महत्वाकांक्षी प्रतिद्वंद्वियों के प्रति संवेदनशील बना दिया। लोदी, एक अफगान वंश, ने सैयदों द्वारा छोड़े गए शक्ति शून्य को भर दिया। बहलुल लोदी का सत्ता में उदय दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक था। उन्होंने लोदी वंश की स्थापना की, जो अगले 75 वर्षों तक उत्तर भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर शासन करेगा। बहलुल लोदी और उनके उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में लोदी सापेक्ष शांति और स्थिरता के दौर में लाए, जिससे दिल्ली सल्तनत के भाग्य का पुनर्जीवन हुआ, जिससे दिल्ली थी